नमस्कार। वेव एंड ऑसिलेशन पेपर में आज हम अध्यारोपण का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का अध्ययन करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अध्यारोपण के सिद्धांत से आप परिचित हैं और आपने यह सिद्धांत 12th क्लास में सीखा हुआ है। आप ये जानते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार जब दो या दो से अधिक तरंगें एक साथ किसी माध्यम के उभयनिष्ठ क्षेत्र से गुजरती हैं, तब उभयनिष्ठ क्षेत्र के किसी कण का परिणामी विस्थापन विभिन्न तरंगों के कारण जो स्वतंत्र रूप से विस्थापन है उसके सदिश योग के बराबर होता है। इसे अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। हम जानते हैं जब दो या दो से अधिक तरंगें एक साथ गति करेंगी तो उनके इस प्रकार से गति करने पर एक नई तरंग की रचना होती है, जिसका जो परिणामी विस्थापन है वो उन सभी अलग अलग भिन्न भिन्न तरंगों के स्वतंत्र रूप से जो भी विस्थापन है उसके योग के बराबर दिया जाता है। मान लीजिएगा माध्यम में किसी कण पर विभिन्न तरंगों के द्वारा अगर विस्थापन y1, y2, y3 एटसेट्रा हैं, तो अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार जो कण पर परिणामी विस्थापन बनेगा उसका मान y = y1 + y2 + y3 के द्वारा दिया जाता है। यदि विभिन्न तरंगों के द्वारा जो विस्थापन है वो एक ही सरल रेखा के अनुदिश हो तो निश्चित रूप से जो बात अभी कही गई, परिणामी विस्थापन अलग अलग तरंगों के कारण विस्थापन का बीजगणितीय योग होगा। अध्यारोपण क्षेत्र में परिणामी तरंग का जो विस्थापन है वह है उन तरंगों की आवृत्ति, आयाम, तरंगों के मध्य क्या कलांतर है, किस प्रकार की संचरण की दिशा है, इन सब बातों पर निर्भर करता है। मान लीजिएगा हम दो सरल आवर्त गतियां करती हुई तरंगें जिनके की आयाम a1 और a2 हैं, एक ही दिशा में गति कर रही हैं। तो किसी क्षण किसी समय t पर कण का इनके द्वारा जो उत्पन्न विस्थापन है उस विस्थापन को हम निम्न समीकरण से लिखते हैं। y1 = a1 sin of ωt plus α1 and y2 = a2 sin of ωt plus α2। α1 और α2 इनके फेज एंगल हैं। यदि हम अध्यारोपण सिद्धांत का गणितीय विश्लेषण करें तो निश्चित रूप से जो y1 और y2 दो तरंगें मिली हैं जो उनके विस्थापन है, अगर हम अध्यारोपण सिद्धांत को लगाएंगे तो परिणामी तरंग का जो विस्थापन होगा वह इन दोनों तरंगों के बीजगणितीय योग से होगा, अर्थात y = y1 + y2। तो हमने y1 और y2 का मान रख दिया है। y1 और y2 का मान रखने पर अब हम साइन ऑफ a + b की तरह इन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को ओपन कर सकते हैं। इसलिए a1 sin of ωt plus α1 को हम लिख सकते हैं sin a cos b plus cos a sin b।
ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा 1 और ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा 2 जो साइन के आर्गूमेंट हैं उनको हमने साइन ऑफ ए प्लस बी की तरह ओपन कर लिया है। ओपन करने के पश्चात हमने इसमें से टर्म को फिल्टर किया है। साइन ओमेगा टी की टर्म को एक जगह, कॉस ओमेगा टी की टर्म को एक जगह बनाया है। अगर हम साइन ओमेगा टी की टर्म को एक जगह बना रहे हैं तो अंदर जो टर्म हमें प्राप्त हो रही है वह टर्म है a1 कॉस अल्फ़ा 1 प्लस a2 कॉस ऑफ अल्फ़ा 2, जबकि कॉस ओमेगा टी के साथ हमें टर्म प्राप्त हो रही है a1 साइन अल्फ़ा 1 प्लस a2 साइन ऑफ अल्फ़ा 2। मैंने ये सब्स्टिट्यूट किया कि a1 कॉस अल्फ़ा 1 प्लस a2 कॉस अल्फ़ा 2 को मैं a कॉस फाई मान रहा हूँ, साथ ही a1 साइन अल्फ़ा 1 प्लस a2 साइन अल्फ़ा 2 को मैं a साइन फाई मान रहा हूँ। और जो ये हमने एज्यूम किया है इसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो इस सब्स्टिट्यूट करने से जो रिजल्ट हमें प्राप्त हो रहा है, जो गणितीय समीकरण मिल रही है वह है y इज इक्वल्स टू कैपिटल A कॉस फाई साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस a sin phi cos of omega t. Again, using the trigonometrical function of sin of a plus b, ये जो साइड है इसको हम लिख सकते हैं sin of omega t plus phi. Therefore, resultant displacement equation that is y is equals to a sin of omega t plus phi, where a is resultant amplitude. a यहाँ पर परिणामी आयाम है और बाई जो परिणामी तरंग बनी है उसके विस्थापन को व्यक्त कर रही है। अब जो कैपिटल ए है जिसको हमने परिणामी तरंग का विस्थापन कहा है, उसको ज्ञात करने के लिए हमने जो एज्यूम किया था a1 कॉस ऑफ अल्फ़ा 1 प्लस a2 कॉस ऑफ अल्फ़ा 2 जिसको a कॉस फाई माना था, दूसरे a1 साइन अल्फ़ा 1 प्लस a2 साइन अल्फ़ा 2 को हमने a साइन फाई कहा था। तो ये a कॉस फाई और a साइन फाई जो हमने एज्यूम किए हैं इन दोनों का वर्ग करके हम जोड़ सकते हैं। ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग ऑफ दिस टू, तो स्क्वायर और ऐड करने पर क्योंकि हम जानते हैं कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल्स टू 1, तो स्क्वायर और ऐड करने पर ये रिजल्ट हो जाएगा कैपिटल A स्क्वायर इज इक्वल्स टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस ऑफ अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 प्लस साइन ऑफ अल्फ़ा 1 साइन ऑफ अल्फ़ा 2। इस समीकरण को हमने लिखा है इन टर्म ऑफ कॉस ऑफ a माइनस बी। कॉस ऑफ a माइनस बी आपने जानकारी है, कॉस ऑफ a माइनस बी बराबर होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ऑफ साइन ए। तो इसलिए ये टर्म हो गई है a स्क्वायर इज इक्वल्स टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस ऑफ अल्फ़ा 1 माइनस कॉस ऑफ अल्फ़ा 2। Therefore, resultant amplitude expression become capital A is equals to a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos of अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 2। ये परिणामी दोलन का आयाम है। यदि हम tan फाई निकालना चाहें, डायरेक्शन निकालना चाहें, तो जो हमने दोनों एज्यूम किए हैं हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, और जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें tan फाई मिलेगा, और tan फाई का मान है a1 साइन अल्फ़ा 1 प्लस a2 साइन ऑफ अल्फ़ा 2, इट इज़ डिवाइडेड बाई a1 कॉस ऑफ अल्फ़ा 1 प्लस a2 कॉस ऑफ अल्फ़ा 2। यह मूलतः परिणामी तरंग की कला है। तो इस पर दो समीकरण हमें प्राप्त हो गई हैं। एक तो हमें परिणामी विस्थापन की समीकरण प्राप्त हो गई है, और आप देख रहे हैं परिणामी विस्थापन की जो समीकरण है जो कैपिटल बाई के द्वारा दर्शाई गई है, मूलतः जो दोनों समीकरण ली गई हैं y1 और y2 उन दोनों के अनुकूल है। साथ ही आप देख रहे हैं कि जो आवर्तकाल और आवृत्ति है वो निश्चित रूप से जो प्रारंभिक ऑसिलेशंस हो रहे हैं उनके ही तुल्य है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि अगर एक ही सरल रेखा के अनुदिश समान आवृत्ति की दो सरल आवर्त गतियों का अध्यारोपण हो, तो इस अध्यारोपण से जो परिणामी दोलन प्राप्त होते हैं वो परिणामी दोलन भी एक सरल आवर्त दोलन होते हैं, जिसका कि परिणामी जो आयाम है वह कैपिटल ए से दिया जाता है।
अब यदि थोड़ा हम और कुछ एज्यूम कर लें, मान लीजिएगा अल्फ़ा 1 इज इक्वल्स टू अल्फ़ा 2 इज इक्वल्स टू ए एंड कैपिटल ए इज इक्वल्स टू A1 प्लस A2 फाई इज इक्वल्स टू अल्फ़ा, तब बाई को हम लिखेंगे A1 प्लस A2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा। तो हमने अभी अध्यारोपण सिद्धांत का अध्ययन किया और अध्यारोपण सिद्धांत का अध्ययन करने पर हमने ये भी जान लिया है कि जो तरंगें अध्यारोपित होती हैं वो तरंगें अध्यारोपित होने से जो परिणामी तरंग बनती है वह तरंग भी उन मूल तरंगों की भांति होती है। अब अध्यारोपण का सिद्धांत कई प्रकाशीय घटनाओं को जन्म देता है। हम अध्यारोपण के सिद्धांत से कई प्रकाशीय घटनाओं का अध्ययन करते हैं। अध्यारोपण के सिद्धांत से मूलतः 4 प्रकार की घटनाएं जन्म लेती हैं। पहला है व्यतिकरण, फिर विस्पंद, फिर स्टेशनरी वेव एंड लिसाजूस फिगर। हमें इन चारों का अध्ययन करना है। आपने पिछली क्लास में बीट्स और लिसाजूस फिगर के बारे में काफ़ी विस्तृत रूप से अध्ययन किया हुआ है। आप जानते हैं व्यतिकरण का अर्थ है, आप जानते हैं कि जब समान आवृत्ति की 2 तरंगें जिनके कलांतर नियत हों एक ही दिशा में संचरित होती हैं तब अध्यारोपित होती हैं, और अध्यारोपित होने के बाद एक परिणामी तरंग की रचना होगी। परिणामी तरंग की जो रचना से हमें मिलेगी उसकी आवृत्ति वही प्राप्त होगी जो अध्यारोपित होने वाली तरंगों की थी, हालांकि उनके आयाम और जो फेज एंगल हैं वो अलग अलग होंगे। तो इस प्रकार की जो घटना है वह घटना व्यतिकरण कहलाती है। जबकि बीट्स के केस में हम जानते हैं ऐसी 2 तरंगें होती हैं जिनमें फ्रीक्वेंसी जो डिफरेंस है वो बहुत कम होता है, और ऐसी जब तरंगें किसी एक ही दिशा में संचरित करती हुई माध्यम में गति करती हैं तो वह माध्यम के किसी बिंदु पर अध्यारोपित होती हैं। परिणामी विस्थापन का जो आयाम है वह खास बात ये होती है, विशिष्ट बात यह है कि परिणामी विस्थापन का मान समय पर निर्भर करता है, और इसके कारण ध्वनि की तीव्रता का जो मान है उसमें उतार चढ़ाव होते हैं, वैक्सिंग एंड बेनिंग ऑफ द साउंड होती है। और यदि हम बीट्स स्टडी कर रहे हैं लाइट वेव का तो एक ही पॉइंट्स के ऊपर हमें कभी मैक्सिमा और मिनिमा प्राप्त होते हैं। इस प्रकार की जो घटना है वह बीट्स कहलाती है। जबकि अगर समान आयाम और आवृत्ति की तरंगें हैं, अगर वो एक दिशा की अपेक्षा विपरीत दिशा में गति करने लगें तब अध्यारोपण से हम परिणामी तरंग प्राप्त करेंगे और उसमें ऊर्जा का कोई संचरण प्राप्त नहीं होगा। इस तरह की जो तरंग बनेगी हम उसको अप्रगामी तरंग बोलेंगे। यह अध्यारोपण सिद्धांत के आधार पर तीसरी प्रकाशीय घटना हुई, और चतुर्थ प्रकाशीय घटना है लिसाजूस फिगर। लिसाजूस फिगर में जब परस्पर लंबवत दिशाओं में 2 सरल आवर्त गतियाँ हैं, माध्यम के किसी कण पर एक ही समय पर चल रही हैं, तो निश्चित रूप से उनके संयोजन से जो क्लोज कर्व बनते हैं हम उन क्लोज कर्व को लिसाजूस फिगर बोलते हैं। इन 4 प्रकार की घटनाओं को में से अपने को प्रमुखता से व्यतिकरण और स्टेशनरी वेव को करना है। कल हम बीट्स का विशेष तौर पे अध्ययन करेंगे। तब तक आप अध्यारोपण सिद्धांत पर कुछ न्यूमेरिकल वगैरह भी सॉल्व करें, ऐसी आपसे अपेक्षा है।